Good afternoon, students. Today we are going to talk about a very interesting group of bryophytes known as hepatic Opsida, which contains the plants which have the morphology like just like liver, and that is why they are known as hepatic Opsida. And after that, we will study order Calobriales, which is now Haplometriales, but in older terminology and older classification, it was Calobriales, and the type plant of this order is Calobrium. So first of all, we will talk about Hepaticae. Hepaticae is a Latin word meaning liver, and this name was given to those plants which have liver-shaped bodies. तो ये हम लोग बहुत शुरू से ये पढ़ रहे हैं कि लिवर वल्ट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि लिवर वल्ट में जो थैलॉइड फॉर्म है, खासकर जो ऑर्डर मार्केंशियल्स है, इसकी जो भी थैलॉइड फॉर्म्स हैं, उनका जो बॉडी शेप है या गेमेटोफाइट है वो लिवर की तरह होता है, और इसी वजह से उनको एक कॉमन एक कैटेगरी बना दी गई और सारे के सारे इस तरह के जो प्लांट्स थे वो रख दिए गए उसी में, और वो हम बोलने लगे लिवर वल्ट। फिर बाद में ये बहुत कॉमन हो गया और मोस्ट ऑफ द ब्रायोलॉजिस्ट are now using the term liverworts for the leafy liverwort also, not only for the thyroid liverwort but also for the leafy liverwort. And very interesting point that a book named Doctrine of Signature. तो ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस किताब में ये बताया गया था कि जो प्रकृति है उसमें भगवान ने सब चीज़ों का एक वो बना दिया है तरीका उसकी मॉर्फोलॉजी के ज़रिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा प्लांट आप कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपने देखा कि भाई ये लीवर वर्ल्ट इस तरह का बने हुए हैं ये, और इस पे आप पॉलीगोनल एरियाज भी देखते हैं, जैसा कि आप काफ़ी कुछ कर चुके हैं, आपको पता है पॉलीगोनल एरियाज इनमें एयरपोर है। तो कुल जो अपीयरेंस आता है वो लीवर की तरह आ जाता है, जिसकी वजह से फिर इन्हें हम ये मानते हैं कि डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर की अगर किताब की बात करें तो वो ये बोलेगी, वो किताब ये कहती है कि जिस भी ऑर्गन का जो बॉडी ऑर्गन है हमारा, उसकी तरह जो भी चीज़ें दिख रही हैं जो कि प्लांट बेस्ड हैं, और आपको लगता है कि इसका शेप इस तरह से है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अखरोट को जो खाया जाता है, और अखरोट जो है बिल्कुल वो हमारे जो स्कल है वो ब्रेन है उसकी तरह ही होता है, तो ये माना जाता है कि इसकी वजह से बड़ा अच्छा जो है वो डेवलपमेंट हो सकता है न्यूरॉन्स का, और ये बिल्कुल उसी तरह होता है। तो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं या याददाश्त बढ़ाने के लिए या अखरोट दिया जाता है, और ये शुरू में तो ऐसे ही दिया जाता था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लाइन ऑफ सिग्नेचर, बाद में फिर और एनालिसिस हुई और तब माना गया कि हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसी तरह से आँखों के लिए बादाम है वो दिया जाता है, और लिवर वल्ट जो है वो बहुत इस्तेमाल होते हैं। रिक्सिया एक है, रिक्सिया में क्योंकि वो रिंग वर्म की तरह ग्रो करता है तो वो स्किन डिजीजेस जो होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो तमाम ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऑर्गन की तरह मैच करते हैं, और उसी के ट्रीटमेंट या उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उस ऑर्गन से रिलेटेड उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करा जाता है, ये डॉक्टर नाउ सिग्नेचर ये बोलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बड़ा एक अच्छा सा जो बात हम लोग कर रहे थे कि लिवर की तरह होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लिवर शेप में हमारा एक थैलस दिख रहा है, ऐसे ही लिवर भी होता है, तो लिवर वर्ल्ट इससे इन्होंने डिनोट कर दिया, और फिर ये नाम इसके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। हम आज भी पढ़ते हैं तो लिवर वर्ल्ट पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि थैलॉइड लिवर वर्ल्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो लीफी फॉर्म है इस हिपैटिकी में वो भी हम लीफी लिवर वर्ल्ट ही बोलते हैं। फिर वहाँ पर हालांकि उनका कोई शेप लिवर की तरह नहीं होता, फिर भी एक चलन में चल गया तो अब इसको सबने एक्सेप्ट कर लिया है, और इसी तरह से ये चलता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बिलीफ जो बात है उसी को कंटिन्यूएशन में कि भाई हर जो गॉड ने जो है वो सारी चीज़ें दे रखी है नेचर में, और हमें जो है वो एक नज़र दे रखी है उसको ढूंढने के लिए, दिमाग दे रखा है उसके बारे में सोचने के लिए। तो हमें बस ये देखना है कि जो गॉड ने इंडिकेशन दे रखे हैं नेचुरल फ्लोरा में, और यहाँ तक कि बहुत से जो फोना है वो भी है, और उन जो नेचुरल जितने भी हमारी ये नेचुरल वेल्थ है उसको हम अच्छे से स्टडी करें और देखें कि क्या चीज़ किससे मिल रही है, और फिर उसकी एनालिसिस करें। शुरू में जब ये काम किया गया था तब ना लोगों के पास इतनी ज़्यादा समझदारी थी, ना इतने ज़्यादा नए नए इक्विपमेंट थे,
जिनकी मदद से ये होता, लेकिन फिर भी जो उनकी अक्ल थी उसी के हिसाब से उन्होंने काफ़ी चीज़ें दे दी और आगे जो है ये आज तक गलत साबित नहीं हो पाया है। तो बरसों पहले का काम है ये, फिर भी डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर को अभी तक गलत साबित नहीं हो पाते। और अगर हम होम्योपैथी की बात करें या आयुर्वेदिक की बात करें, यूनानी और सिद्धा पद्धति की बात करें, तो वहाँ पे डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर अभी भी फॉलो हो रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इतने सालों पुरानी चीज़ है, जब कुछ भी अवेलेबल नहीं था स्टडी के लिए तब भी ये चीज़ बता दी थी लोगों ने। और डायस्कोरोइडिस एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस तरह का एक असेसमेंट किया था। तो वो एक हर्बलिस्ट थे और उसी के मुताबिक उनका इंटरेस्ट था प्लांट में और बीमारियों में, तो उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें खोज कर बताया जो कि आज तक हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो फाइनली यही है कि हेपेटिक को ये माना गया क्योंकि इनका शेप लीवर की तरह था, तो लीवर से जुड़ी बीमारियों में इसका एक्सट्रैक्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं और लोगों ने किया और उसमें फ़ायदा भी हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक रिक्सिया की कॉलोनी है जो कि राउंड ग्रो करती है, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और इसी तरह से जो स्किन में रिंगवर्म वगैरह हो जाते हैं या कुछ इन्फेक्शन होते हैं वो इसी तरह से ग्रो करते हैं और गोले में बढ़ते हैं। तो स्किन पे इन्फेक्शन जो होते हैं वो भी इसी तरह बढ़ते हैं। तो उस वक्त के लोगों ने सोचा कि ये भी इस तरह से चल रहा है और बीमारी भी इसी तरह से हो रही है, तो इसको हम मैच कर सकते हो। फिर इन प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल के या इनका लेप बना के उस पर लगाया गया और वहाँ पर अच्छी एक वो देखी कि सुधार हुआ और डिजीज़ ठीक हो गई। और बहुत से जो अभी भी ट्राइबल्स हैं वो इस तरह के जो इंडिकेशन है उसको हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं और इसको इस्तेमाल भी करते हैं अपनी मेडिसिनल सिस्टम में, जो उनका लोकल या ट्राइबल मेडिसिनल सिस्टम है। तो ये इस तरह से इनके नाम पड़ा। तो एक ये छोटी सी जानकारी थी, हालांकि टेक्सोनॉमी से रिलेटेड इतनी नहीं है, फिर भी जानना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। क्लासिफिकेशन ऑफ हिपैटिक ऑप्सिटा, तो इसको कई लोगों ने क्लासीफाई किया हुआ है वक्त वक्त पे, और यहाँ पर हम कुछ नाम देख रहे हैं जिन्होंने ये शुरू किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंडलिकर ने 1841 में, आइकलर ने 1883 में, एंगलर ने 1892 में, शिफनर ने 1893 से 95, बेटिस्टीन ने 1903 से 1908, 1911 फिर से काम किया, वर्दून ने 1932, इवांस ने 1939। तो ये वक्त वक्त पे अलग अलग क्लासिफिकेशन हिपैटिकी के लोगों ने दिए और उसके बाद कुछ वक्त तक ये चलते रहे। जैसे आप देख रहे हैं कि सभी में कुछ सालों का डिफरेंस है, तो जितने साल का डिफरेंस है उतने साल तक वो वैलिड रहा। उसके बाद अगला आया, उसने रिवाइज कर दिया, उसके बाद कोई नेक्स्ट टेक्सोनॉमिस्ट आ गया, ब्रायोलॉजिस्ट आ गया, उसने रिवाइज कर दिया। तो ये रिवीजन चलता रहता है, ये कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है और अभी भी रुका नहीं है, चल ही रहा है ये। तो सुस्टर जो बहुत काफ़ी मतलब बहुत बड़े के ब्रायोलॉजिस्ट माने जाते हैं, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, आर एम सुस्टर। उन्होंने जो है इसको कई बार क्लासीफाई किया, 1966 में, 1979 में और 1984 जो इनका लास्ट था ये। तो इसके हिसाब से जो इन्होंने क्लासीफाई किया, तो अगर आप इन तीनों को, इनके ही क्लासिफिकेशन को देखें तो इन्होंने अपने ही क्लासिफिकेशन में काफ़ी परिवर्तन किए। और उसमें जो परिवर्तन है उसमें ऑर्डर लेवल पे भी है, इसके साथ साथ जो उसके नीचे के जो ऑर्डर के नीचे की चीज़ें आती हैं, सब क्लास है, उस पे भी क्लासिफिकेशन में थोड़े थोड़े परिवर्तन किए। और फाइनली जो 1984 का आप क्लासिफिकेशन देखें तो उन्होंने क्लास हिपैटिक ही दे दिया जो हम पढ़ रहे हैं। सब क्लास जुंगर मैनोइडी दे दिया क्योंकि इसमें लीफी लीवर वर्ल्ड भी होते हैं और जुंगर मैनिया टाइप के होते हैं इसमें। कैलोब्राइल्स ऑर्डर इसमें एक दिया, एक टका के नहीं दिया क्योंकि मैंने बताया था टकाकिया काफ़ी वक्त तक जो है लीवर वर्ल्ड के साथ था, बाद में उसको हटा दिया। उसके बाद इसका जो सब ऑर्डर एक कैलोब्रायनी बना, तो टकाकिया तो चला गया अब मॉसस में, लेकिन ये ऑर्डर अभी चल रहा है, हालांकि इसमें भी परिवर्तन हो गया, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। एक फिर दिया मेड्जीरियल्स, एक दिया ट्रिब्यूल्स, एक दिया जुंगर मैनियल्स, सब क्लास एक दिया मार्केंटाइडी और एक ऑर्डर दिया इसमें स्पिरोकार्पेल्स। तो अब जो फाइनली इनके मुताबिक 1994 का डेटा था उसके हिसाब से यहाँ पे 5 ऑर्डर थे। तो ये 5 ऑर्डर फाइनली हुए। शुरू में ये कितने थे, यहाँ पर 7 थे, फिर यहाँ पे थोड़े बहुत परिवर्तन किए और यहाँ पे भी 7 थे। एक मोनोक्लियल्स वगैरह इन्होंने जोड़ दिया था बाद में, वो तो उसका भी स्टेटस बदल गया। तो फाइनली हमारे पास 5 बचते हैं 1984 शोस्टर के मुताबिक, जिसमें से हम अभी एक पढ़ेंगे, उसमें जो कैलोब्रायल्स वाला है इसको हम स्टडी करेंगे, जो सबसे प्रिमिटिव माना जाता है इसमें। तो ऑर्डर कैलोब्रायल्स, जिसको अब जो है आजकल के जो ब्रायोलॉजी है वो हैप्लोमेट्रियल्स मानती है, और यही लिखा हुआ है कि अब ये ऑर्डर हैप्लोमेट्रियल्स है।
और हैप्रोमेटियल्स ही पहले जो था कैलोब्रायल्स था। लीवर वर्ल्ड का ऑर्डर है, और जो कैलोब्रायम जिसके बेस पर यह ऑर्डर बना था उसको जो अब सिनोनिम मान लिया गया हैप्लोमेट्रियम का। तो हम लोग जब पुराने क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे सुस्टर का 1984 फॉलो करेंगे, तो कैलोब्रायम पढ़ेंगे। लेकिन अब आजकल के जो आधुनिक क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हम चलेंगे, तो वहाँ पर हमें अब कैलोब्रायम नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिनोनिम के तौर पे मिलेगा, और जो प्लांट हमें मिलेगा जीनस वो मिलेगा हैप्लोमेट्रियम। इसी तरह से इसका ऑर्डर मिलेगा हैप्लोमेट्रियल्स। तो जो भी आप ये, इसलिए स्लाइड ये बनी हुई है कि इसमें हम पढ़ेंगे तो कैलोब्रायल्स, लेकिन एक्चुअली जो आधुनिक है आजकल के हिसाब से जो फाइलोजेनी वगैरह सब कुछ मिला के और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया, उसमें हैप्लोमेट्रियल्स को वैलिडिटी दी गई है और कैलोब्रायल्स को मान लिया गया कि ये उसका पुराना नाम था। इसी तरह से जो जीनस कैलोब्रायम है वो सिनोनिम हो गया और नया जीनस आ गया हैप्लोमेट्रियम। पहले ये दोनों अलग अलग जीनस माने जाते थे इसी ऑर्डर के, लेकिन बाद में इनको एक कर दिया गया और जो वैलिड एक नेम ले लिया गया वो हैप्लोमेट्रियम ले लिया गया, कैलोब्रायम को इसका सिनोनिम कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो इस तरह के प्लांट आप देख रहे हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी आपको लीफ नज़र आ रही हैं, और ये यहाँ पर स्टेम दिख रहा है, लीफ दिख रही हैं। यहाँ पे कुछ ये सेक्स ऑर्गन्स जो बन जाते हैं, थ्रीडियल हेड होता है, सिगोनियल हेड होता है। तो ये अभी अब डिटेल में बात हम करेंगे आगे। थैलस की बात करें तो जो इस ऑर्डर में थैलस होता है वो कुछ इस तरह से आपको मिलता है कि हेटेरोट्राइकस होता है। हेटेरोट्राइकस होता है, हेटेरोट्राइकस का मतलब इसमें प्रोस्ट्रेट भी होता है और इरेक्ट भी होता है। तो इस तरह से भी ये पत्तियां बन रही हैं, और यहाँ पर एक बिना पत्ती का एक पोर्शन होता है जिसमें राइजोइड टाइप की चीज़ बनती है, लेकिन राइजोइड नहीं होते। उस टाइप की तो चीज़ बनती है, राइजोइड नहीं होते। तो ये राइजोमेटस रीजन होता है और ये होता है लीफी रीजन। तो एक ही हिस्से का एक ही ये प्रोस्टेट बन रहा है और ये इरेक्ट बन रहा है। तो जो इसका हैबिट है वो कैसा होता है, हेटेरोट्राइकस इन नेचर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो यहाँ पे और बाकी चीज़ें दिख रही जिनको हम आगे डिटेल में देखेंगे, जैसे कि आप ये इरेगुलरली शेप लीव्स का कोई शेप पक्का नहीं होता, कभी किसी शेप की कभी किसी शेप की, इस तरह की होती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी आप लीव देख रहे हैं ये अलग तरीके की है, ये थोड़ी गोल हो ही जा रही है। तो इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस होते हैं। इलोंगेटेड कैप्सूल इसका ये बहुत बड़ा फीचर होता है, करेक्टरिस्टिक। इस तरह का कैप्सूल जल्दी नहीं मिलता है इलोंगेटेड टाइप का। यहाँ पर देख रहे हैं सीटा काफ़ी रोबस्ट होता है यहाँ पर, और ये कैप्सूल दिख रहा है आपको। इसी के साथ साथ ये आप जो इसमें ऑरेंज कलर के आप देख रहे हैं ये हेड बना हुआ है, एंथीडियल हेड, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर के एंथीडियम। और ये बहुत से बनते हैं, क्लस्टर में बनते हैं। इसी तरह से फीमेल में आप देखिए कि थोड़े आपको ये टिप दिखाई पड़ रही हैं जो कि फीमेल स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, अ, ये सब चीज़ें जो हैं जो आपको डार्क कलर की दिखाई पड़ रही हैं ये फीमेल पार्ट है। और इसमें भी जो होती हैं पत्तियां, जो पेरिकिटियल लीव्स होती हैं, वो थोड़ी सी डार्क कलरेशन की हो जाती हैं, और वहीं से हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये फीमेल का हेड है। अब इसमें एक्रोगाइनस और एन एक्रोगाइनस दोनों कंडीशन पाई जाती हैं। तो वो क्या होती हैं, क्यों होती हैं, ये भी मैं बताता हूँ आगे आपको। आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? तो प्लांट एक तो स्मॉल होता है, 1 सेंटीमीटर लंबाई होती है, अपराइट होता है हैप्लोमेट्रियम हुकेरी में, और ग्रो स्पार्सली, बहुत डेंस होके ग्रो नहीं करता है, फिर स्पार्सली करता है, दूसरे ब्रायोफाइट के साथ ग्रो करता है। और बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, तब आप इसको ढूंढ पाएंगे। बहुत तवज्जो देनी पड़ती है कि उस ब्रायोफाइट के बीच में बाकी जो कॉलोनी है उनके बीच में छुपा हुआ ये मिल जाता है। पत्तियाँ देखिए बड़ी करेक्टरिस्टिक हैं, ऐसे ऐसे चलती है और रेडियली तरह से लगती हैं। इधर भी आपको दिख रही है, इधर भी दिख रही है, पीछे भी दिख रही है, तो तीनों तरफ पत्तियाँ इसमें होती हैं। प्लांट बॉडी, दे आर डिस्टिंक्टली ब्राइट ग्रीन, जैसा हमने अभी देखा है। रेगुलर शेप लीफ होती हैं, अरेंज अराउंड द स्टेम, स्टेम के सब तरफ होती हैं, और लाइक अदर लीवर वर्ल्ट, तो जैसे और लीवर वर्ल्ट में होती हैं उस तरह से नहीं होती, बल्कि हर तरफ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर भी मिल रही है, इधर भी मिल रही है, इधर भी मिल रही है, जबकि लीवर वर्ल्ट में क्या होता है, जो लीफी होते हैं ऐसे ही मिलती जाती हैं। अगर हम कहें कि इस तरफ भी पत्ती होती है तो वो छोटी अंडर लीफ होती है, लेकिन बड़ी पत्ती नहीं होती। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ी पत्तियाँ हर तरफ होती हैं।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है बाकी लीवर वर्ल्ड से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो डायोसियस स्पीशीज़ जो फर्टाइल भी हो जाती हैं, मेल प्लांट जो है वो बहुत स्ट्राइकिंग होता है क्योंकि उसमें ऑरेंज मेल ऑर्गन्स दिखाई पड़ रहे हैं जैसा मैंने दिखाया था। और ये जो है लगभग पॉसम ब्रोनिया एक जीनस होता है, उसको भी प्रिमिटिव ही मानते हैं, कनेक्टिंग लिंक है लीफी और थैलॉइड फॉर्म के बीच में, उसकी तरह ही अपीयरेंस मिलता है जब ये आपका इसमें मेल पार्ट आपको नज़र आता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऑरेंज कलर के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो दिख रहे हैं और नीचे की तरफ ये सब इसको घेरे हुए लीव्स हैं। ऐसे ही जो है पॉसम ब्रोनिया में भी हमको दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर आप देखिए ये फीमेल हैं जो कि डार्क कलर वाले हैं, ये वाले ये फीमेल हैं और ये भी अपीयरेंस पॉसम ब्रोनिया की तरह लगता है। तो जब सेक्सुअल फॉर्म हमें दिखती है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये पॉसम ब्रोनिया है या कुछ और है, तो फिर हम कैसे देखते हैं कि राइजोइड अगर नहीं है तो फिर हम ये मानेंगे कि कैलोब्रायल्स का है ये मेंबर। उसके बाद जो इसमें बहुत करेक्टरिस्टिक है, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव इसका फीचर है, वो है इसका इलोंगेटेड सीटा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और राइजॉइड वगैरह इसमें होते ही नहीं है या बहुत बहुत नाम के ही होते हैं। ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा राइजॉइड इसमें कोई दिख जाए, पहले तो दिखते ही नहीं है और दिखेंगे भी तो नाम मात्र के होंगे विदाउट एनी फंक्शन। और कैप्सूल जो एलोंगेटेड है, जो कि एक इसका अपना खुद का करेक्टर, एक तो राइजॉइड का ना होना, दूसरा कैप्सूल का एलोंगेटेड होना, दो इसके अपने बहुत एक्सक्लूसिव करेक्टर हो जाते हैं। दूसरे से ही सिमिलरिटी क्या है, तो पॉसम ब्रोनिया के बहुत नज़दीक है ये। पॉसम ब्रोनिया की तरह इसकी बॉडी हमें दिखती है और ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है। पॉसम ब्रोनिया भी आप कलेक्शन करने अगर जाते हैं तो नेचर में ऐसे ही मिलेगा जैसे ये दिख रहा है। तो गोल 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 पत्तियाँ होती हैं और नीचे की तरफ लगता है ये प्रोस्टेट ग्रो करता है, क्योंकि पॉसम ब्रोनिया इरेक्ट बहुत कम ग्रो करता है, प्रोस्टेट करता है। तो जब तक इसमें इरेक्ट फॉर्म नहीं आती और प्रोस्टेट में आपको मिल रहा है तो आप नहीं जान पाएंगे कि पॉसम ब्रोनिया है या फिर ये कैलोब्रायल्स या हैप्लोमीट्रियम है। तो ये सबसे जो क्लोज है वो पॉसम ब्रोनिया के चला जाता है। और यहाँ पर आप ये पॉसम ब्रोनिया का देख रहे हैं, वहाँ भी ऑरेंजेस कलर की आपको ये जो मेल हेड है वो दिख रहे हैं और इसमें भी ऑरेंजेस कलर के होते हैं, तो मेल प्लांट भी वैसे ही दिखता है। हैबिट की बात करें तो ये डैम्प ग्रेवली ग्राउंड, थोड़ा सा जहाँ पे ग्रेवल्स वगैरह पड़े हों और थोड़ा बहुत पानी वहाँ मिल रहा हो। जाड़े थोड़े इसको पसंद है, कम टेम्परेचर में उगता है, बहुत टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं उगता। और ये इनको जो ये साथ में उगते हैं, इनके जो एसोसिएट हैं उसमें आर्कीडियम है और ब्लेसिया है और इसके अलावा जंकस जो है, ये तो दूसरी चीज़ें हैं, ब्राफाइट तो नहीं है। तो इनके साथ में ये उगना पसंद करते हैं। नाउ द टॉप व्यू ऑफ द थैलस, और बहुत से हैं तो थैला ही कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप व्यू, जो कि कैलोब्रायल्स ऑर्डर का टॉप व्यू दिख रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लीव्स हैं वो सभी तरफ से यहाँ पर हैं। तो वो चारों तरफ से लीव्स हैं, तो स्टेम एक सर्किल में लीफ से घिरा हुआ है, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। जबकि बाकी जो लीफी लिवरवर्ट होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उसमें इस तरह ही लीफ चलेंगी और यहाँ पर कोई लीफ नहीं होती। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम कैलोब्रायल्स को ढूंढते हैं तो हमें ढूंढना चाहिए उस तरह की पत्तियाँ, बड़ी बड़ी पत्तियाँ थोड़ी, जिसमें मिडरिब ना हो और स्पाइरली अरेंज हो स्टेम के चारों तरफ, ना कि इस तरह की कि जिसमें ये मिडरिब तो नहीं होती यहाँ पर भी, लेकिन ये पत्तियाँ जो हैं वो इनक्यूबस और सबक्यूबस टाइप से अरेंज होती हैं। तो ये तो नॉर्मल जो लीफी लिवरवर्ट हो गए वो हो गए, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये हम देख रहे हैं हैप्लोमीट्रियम या फिर उसको हम कैलोब्रायल्स भी कह सकते हैं जो पुराना नाम था। तो इस तरह से ये टॉप व्यू से भी हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्लांट ग्रो कर रहा है। करेक्टरिस्टिक देखें, अगर हम पूरे हिपैटिक ऑप्सिडा की बात करें, ना सिर्फ मतलब हैप्लोमीट्री में कैलोग्राम की बात करें बल्कि पूरे हिपैटिक ऑप्सिडा की बात करें, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो दो तरह के फॉर्म हमें यूजुअली मिल जाते हैं, एक तो डोर्सोवेंट्रल थैलस है, फ्लैटेंड गैमेटोफाइट होते हैं जबकि थैलॉइड होते हैं, और ये होमोजीनियस होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, इनमें कोई फर्दर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता जैसे मार्केंशिया है। जबकि दूसरे ये होते हैं हेट्रोजीनस टाइप के होते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है, लीफ बनती है, स्टेम बनता है, नीचे की तरफ थोड़े बहुत राइजोइड्स बन जाते हैं।
तो इसमें जो है वो डिफ्रेंशिएशन होता है, ये हेट्रोजीनस हो गए, जैसे कि लीफी लिवरवर्ट हैं, और इसमें भी कौन सा हम पढ़ सकते हैं, जैसे एक हमने पढ़ा हुआ है पोरेला, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली दो ही फॉर्म है, एक थैलॉइड फॉर्म है, दूसरे लीफी फॉर्म है। तो एक तो ये प्रोस्टेट है और एक ये इरेक्ट है, लेकिन जो हम एप्लोमीट्रियम पढ़ते हैं, कैलोब्रायल्स पढ़ते हैं या फॉसम्ब्रोनियस पढ़ते हैं, इसमें जो है हमें बीच की चीज़ मिल जाती है, राइजोमेटस एक्सेस भी मिलता है जो बिना लीफ के होता है, और साथ में ऊपर का इरेक्ट एक्सेस भी मिलता है जिसमें लीव्स होती हैं। तो ये प्रिमिटिव ऑर्डर इसीलिए माना गया है कैलोब्रायल्स, या फिर अब उसको एप्लोमीट्रियल्स बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन्स देखें अगर हम हेपेटिक ऑप्सिडा में, तो इस तरह के जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है थैलॉइड का, वो मार्केंशिया ही होता है। इस वजह से तस्वीरें भी मार्केंशिया की दी हैं। आर्चिगोनियोफोर ये देखिए आप किस तरह का होता है। एंथ्रीडियोफोर, ये भी थोड़ा फ़र्क है, यहाँ पर ये उंगलियों की तरह रचना है जो नीचे की तरफ लटक जाती हैं, इनको आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। और ये एंथ्रीडियोफोर में डिस्क बन जाती है एक, ये डिस्क बनती है, तो इससे हमें पता चल जाता है ये मेल प्लांट है। और इस तरह की ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नीचे की तरफ हैंग करते हुए हों तो ये फीमेल प्लांट है। और इनकी जो ओरिजिन है एक्सोजीनस है, थैलस के ऊपर से ही निकलते हैं, तो एक्सोजीनस ओरिजिन के ये होते हैं, डॉर्सल सरफेस पे हमें मिलते हैं। सेक्स ऑर्गन्स लीफी फॉर्म में अब बात करेंगे। थैलॉइड फॉर्म तो हमने देख लिया, अब लीफी फॉर्म में देखें तो लीफी फॉर्म में क्या है कि यही पत्तियों में ही जो उनकी एक्सिस वगैरह होती है वहीं से ये निकलते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक मेल बन रहा है, एंथ्रीडियोफोर बन रहा है, और ये यहाँ पर आर्चिगोनियोफोर बन रहा है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद इस तरह का कैप्सूल नज़र आता है, और इसमें एक मैसिव सीटा भी होता है। तो ये तो लीफी की बात हो गई। तो लीफी ये प्लांट है, जैसे ये प्लांट आपको फ्रोलेनिया का दिख रहा है, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, और उसके बाद फाइनली कैप्सूल। तो कैप्सूल थोड़ा बड़ा सा बनता है इसमें, और दूर से ही दिख जाता है, लीफ से काफ़ी बड़ा होता है। स्पोरोफाइट कॉमन अगर देखें कि हेपेटिकी का क्या होता है, तो उसमें फुट है, सीटा है, कैप्सूल है। कई बार हम पढ़ चुके हैं, बार बार यही पढ़ना पड़ता है क्योंकि यही इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। सीटा इसमें मैसिव होता है, ये ध्यान की बात है कि यहाँ पे सीटा बहुत मैसिव टाइप का होता है, कई सेल्स से मिलकर बनता है। और इलोंगेशन इसका तभी होता है जब मैच्योर हो जाता है कैप्सूल। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए कि इलोंगेशन कब होगा, आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द कैप्सूल। द स्पोरोजेनस टिश्यू इज एंडोथीसियल इन ओरिजिन, यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो एंडोथीसियल होता है। जबकि हम मॉसेस में पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो एम्पिथीशियल होता है, और वहाँ पर यहाँ पर ये एंडोथीसियल होता है। तो एक दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। और डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है यहाँ पर, एंथोसोरस की तरह इनडिटर्मिनेट ग्रोथ नहीं होती। तो ये देख लीजिए, ये कैप्सूल है, और ये बहुत मोटा मैसिव सीटा है, फुट यहाँ कहीं एम्बेडेड होगा। तो ये तीनों चीज़ें मिलके स्पोरोफाइट का निर्माण करती हैं, और ये ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है, बहुत ज़्यादा लंबी ग्रोथ नहीं होती कि होती चली जाए। तो इस तरह से मैक्सिमम ग्रोथ जो आप देख रहे हैं वो ये हो रही है कि यहाँ पे जब ये मैच्योर हो जाता है तब सीटा इलोंगेट कर जाता है, क्योंकि इसको जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स करने होते हैं, इसलिए इलोंगेशन होता है। तो बहुत एक कुदरती फिनोमेना है जिसमें बहुत ज़्यादा बारीकी से ये चीज़ें बनाई गई हैं कि मैचुरेशन के बाद ही सीटा इलोंगेट करता है। ऐसा ना हो कि इमेच्योर स्पोर डिस्पर्स हो जाए, तो जब मैच्योर हो जाता है तब उसको लेके वो बाहर की तरफ निकलता है। तो बहुत ही मतलब एक जितनी तारीफ़ करिए आप नेचर की वो कम है। इतनी हर चीज़ को बहुत सिस्टम से बनाते हैं और ज़रूरत के मुताबिक ही बनती है। अब हम बात करेंगे हैप्लोमीट्रियम की, जिसको हम पुराना नाम इसको कैलोब्रायम देते थे। तो अभी तो हैप्लोमीट्रियम हो गया नए के हिसाब से, पुराने के हिसाब से कैलोब्रायम। सिलेबस में हमें कैलोब्रायम लिखा हुआ है, तो कैलोब्रायम पढ़ो या हैप्लोमीट्रियम पढ़ो, बात एक ही है। जब आप लिखेंगे तो लिख देंगे नाउ कॉल्ड हैप्लोमीट्रियम। ये उसका जो लाइन ड्राइंग है वो आप देख रहे हैं। तो इसमें ये आपको प्लांट नज़र आ रहा है, तीनों तरफ पत्तियाँ दिख रही हैं, ये लीव्स आपको तीनों तरफ दिख रही हैं। ये इसकी जो कैप्सूल वॉल की थिकनिंग होती है वो नज़र आ रही है, ब्लैक ब्लैक इसको थिकनिंग कहते हैं। इसमें इलोंगेटेड सेल्स में भी थिकनिंग है, छोटी सेल्स में भी थिकनिंग है। ये आपको कैप्सूल दिख रहा है, इसका बहुत करेक्टरिस्टिक कैप्सूल है, मैसिव सीटा दिख रहा है। ये अलग अलग लीफ आप निकाल लेंगे तो आपको देखिए कि इसमें कोई शेप में कंसिस्टेंसी नहीं है, अलग अलग शेप की होती है। जैसा शुरू में हमने पढ़ा था कि इसमें हैप्लोमीट्रियम में कैलोब्रायम में शेप कोई बड़ी बात नहीं है, शेप इसका बदलता रहता है।
तो ये एक और है जो हैप्लोमीट्रियम है, उसको हैप्लोमीट्रियम तो इसी तरह से मिलेगा जो ढूंढा गया था। उसके बाद जब कैलोब्रायम ढूंढा गया था तो उसकी लाइन डायग्राम यही है, मोरलेस सेम था, बस एक्रोगाइनी अनएक्रोगाइनी पर ही डिफरेंस था, जो बाद में ख़त्म हो गया और एक ही रह गया, हैप्लोमीट्रियम और कैलोब्रायम अब उसका सिनोनिम हो गया। डाइवर्सिटी इसकी देखें तो जो हिपैटिक ऑप्सिडा है वो 6500 से 7000 वैलिड टेक्साइस में है, 328 जनरा हैं और 70 फैमिलीज हैं। तो बहुत डाइवर्स ऑर्डर होता है हिपैटिक ऑप्सिडा। ऑर्डर कैलोब्राइल्स की डाइवर्सिटी देखें तो 14 स्पीशीज़ हैं दुनिया भर में जो मौजूद हैं, जिसमें कुछ तो पहले कैलोब्रायम के नाम से जानी जाती थी और कुछ हैप्लोमीट्रियम के नाम से जानी जाती थी, अब सबकी सब हैप्लोमीट्रियम के नाम से जानी जाती हैं। इंडिया में जो इसकी पहली बार खोज करने वाले लोग थे वो उदार और कुमार, प्रोफेसर राम उदार एंड प्रोफेसर दिनेश कुमार, इन्होंने ईस्टर्न हिमालय से इसको पहली बार ढूंढा था। मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ एंडेमिक हैं, ज़्यादातर स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जहाँ मिली वहीं मिली, उसके अलावा कहीं और पर नहीं मिलती, तो कन्फाइन टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। लेकिन जो हैप्लोमीट्रियम हुकेराई था ये जापान में मिला, नॉर्थ अमेरिका में मिला, इंडिया में मिला। तो ये 3 जगह मिल गया और तीनों बहुत दूर दूर की जगह हैं, ऐसा नहीं है कि पास पास की कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है या जापान कहाँ है, इंडिया कहाँ है, लेकिन फिर भी मिल गया। और इस तरह से कोई अगर प्लांट स्पीशीज़ मिलती है तो उसको हम बोलते हैं डिसजंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो एंडेमिक तो नहीं है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिसजंक्ट है, यहाँ मिल गया, यहाँ यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, इनके बीच की जो कंट्रीज़ हैं उनमें कहीं नहीं मिला, तो कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए डिसजंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डाइवर्सिटी इसकी पर्टिकुलरली देखें तो कैलोब्राइल्स में पहले 2 जनरा थे, कैलोब्रायम और हैप्लोमीट्रियम, दोनों नीस ने ही नाम दिए थे। बाद में जो है इसमें बहुत परिवर्तन हो गया। फिर क्या हुआ कि कंट्रोवर्सी हो गई रिगार्डिंग टीनाबिलिटी, तो इसका स्टेटस है उसमें हैप्लोमीट्रियम और कैलोब्रायम को लेकर के क्या होगा क्या नहीं होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्किगोनिया एट द 2 जनरा और सेग्रीगेटेड, आर्किगोनिया की जो पोजीशन थी उसके हिसाब से दोनों कैलोब्रायम हैप्लोमीट्रियम किसी वक्त अलग किए गए थे, क्योंकि हैप्लोमीट्रियम में माना जाता था कि एनेक्रोगाइनस है और कैलोब्रायम माना जाता था एक्रोगाइनस है। अब ये बता दूं क्या होता है, तो ये तो हो गई जो मेन एक्सिस है और यहाँ से ये लीफ निकल रही होती हैं, जो इसको पेरिकिटियल लीव्स बोलते हैं हम, इसको यहाँ से भी बना सकते हैं हम। तो अगर स्ट्रक्चर यहाँ निकल रहा है, स्ट्रक्चर अगर यहाँ निकल रहा है, जो आर्चिगोनिया है वो यहाँ बन रहे हैं, तो इनको तो हम कहेंगे एक्रोगाइनस, क्योंकि बिल्कुल टिप पे बन रहा है। एनाक्रोगाइनस कंडीशन में क्या होता है कि ये सब कुछ तो वैसा ही है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ जाएगा, जो पोजीशन ऑफ आर्चिगोनिया है वो बदल गई। अब यहाँ जो पोजीशन है वो यहाँ हो गई, आर्चिगोनिया यहाँ बनने लगे, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया एनाक्रोगाइनस, यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। तो यही बेसिक फ़र्क था दोनों को अलग अलग करने का। बाद में फिर ये हुआ कि एक कुछ ऐसे मिल गए हैप्लोमीट्रियम जहाँ पर एक्रोगाइनी एनाक्रोगाइनी दोनों ही मिल गए, तो फिर जो ये विभेद करा गया था कि एनाक्रोगाइनी और एक्रोगाइनी के ऊपर हम इसको 2 अलग अलग करेंगे, तो वो चीज़ें बाद में ख़त्म कर दी गई। लेटर ऑन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ हैप्लोमीट, इसको मिटा देना पड़ेगा, यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये सब। तो यही फ़र्क था और बाद में फिर पता चला कि ये सब गड़बड़ चीज़ थी और एक्रोगाइनी एनाक्रोगाइनी कोई ऐसा पैरामीटर नहीं था जिस पे हम 2 अलग अलग जीनस बना दें। और फाइनली फिर एक कंसेंसस बनी, जितने भी ब्रायोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें आपस में बात हुई कि भाई क्या होना चाहिए, ऐसी कंडीशन है, इनको इस तरह के प्लांट कुछ मिल गए हैं। तो उसमें फिर क्या हुआ कि आखिर में एक ही स्टेटस बनाया गया, और ये हुआ इसलिए क्योंकि हैप्लोमीट्रियम इंटरमीडियम, हैप्लोमीट्रियम गिबेसाई, इनमें एक्रोगाइनस एक्रोगाइनस एनाक्रोगाइनस दोनों कंडीशन मिल गई। तो जैसे ही ये हुआ तो फिर गड़बड़ हो गया, तो सूस्टर साहब ने क्या किया, सूस्टर ने कहा कि इसको मर्ज कर दो, कैलोब्रायम जो अलग किया था उसको मर्ज कर दो और हैप्लोमीट्रियम ही रहने दो, और कैलोब्रायम का वजूद खत्म हो गया और कैलोब्रायम सिर्फ सिनोनिम के नाम पर इस्तेमाल होने लगा हैप्लोमीट्रियम के। तो फाइनली अगर हम आज की बात करें तो सिर्फ हैप्लोमीट्रियम मिलता है हमें, और कैलोब्रायम जहाँ कहीं भी है वो सब सिनोनिम होकर हैप्लोमीट्रियम में समा गया।
इन इंडिया द ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ द जनरा। इंडिया में जिस वक्त ये डिस्कवर हुआ था दोनों ही मिल जाते थे, कैलोब्राम भी मिल जाता था जिसके 3 स्पीशीज थी, कैलोब्राम डेंटेटम, कैलोब्राम ब्लूमियाई, कैलोब्राम इंडिकम। हैप्लोमीट्रियम भी मिल गया था, उसकी भी 3 स्पीशीज थी, हैप्लोमीट्रियम हुकेराई, कश्यपाई और ग्लोराई। तो ये तब वहाँ जब ये डिस्कवर हुआ था तो 3 स्पीशीज इसकी मिली थी हमें कैलोब्राम की और 3 हैप्लोमीट्रियम की। तो अब मिलाकर हम बोलें तो अब 6 स्पीशीज हैप्लोमीट्रियम की इंडिया में मौजूद हैं। करेक्टरिस्टिक ऑर्डर इज मेनली करेक्टराइज बाई हेट्रोट्राइकस नेचर, यही याद रखना है। प्लांट तो गेमेटोफाइट होते ही हैं। द गेमेटोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट ग्रोइंग राइजोमेटस एक्सेस। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो गई, जैसा मैंने पिछले डायग्राम बना के बताया था कि इस तरह से भी चल रहा है और इस तरह से भी चल रहा है। तो एक तो इधर ग्रो कर रहा है प्रोस्टेट और एक ग्रो कर रहा है इरेक्ट, इसको हम कहते हैं हेट्रोट्राइकस हैबिटेट या नेचर हैबिट। द गेमेटोफाइट इन बोथ द जनरा रिप्रेजेंट द हेट्रोट्राइकस। अब चाहे वो कैलोब्रायम हो या हैप्लोमीट्रियम, जब इंडिया में ढूंढे गए थे दोनों ने ये चीज़ कॉमन दिखाई थी, इसीलिए आगे चल के कॉमन भी हो गए। प्रोफिजली ब्रांचिंग थी वो भी थी। सबटेरेनियन जो राइजोमेटस एक्सिस था जो कि प्रोस्टेट चल रहा था उसमें कोई भी लीफ नहीं थी, लीफलेस था। और इसको जो है वो जो राइजोम जैसी चीज़ें बन रही थी उनको ग्रुप ने कहा था कि इनको हम रूट कह सकते हैं क्योंकि इनकी फॉर्मेशन रूट की तरह होती है। हालांकि ब्रायोफाइट में रूट पाई नहीं जाती, तो एक स्टेटमेंट था, उसको ज़्यादा किसी ने तवज्जो आगे नहीं दी। लीव्स देखें तो एरियल ब्रांचेस आर रेडियली सिमेट्रिकल विथ 3 वर्टिकल रोज। ये इंपॉर्टेंट है, 3 वर्टिकल रोज इसमें मिलती हैं जैसे मॉस में मिलती हैं। विच आर स्पाइरली अरेंज एंड ट्रांसवर्सली इंसर्टेड ऑन दी एक्सिस। और इस तरह से आप ये देखिए ये ट्रांसफर टाइप से एक्सिस में इंसर्ट हो रही है, रेडियल अरेंजमेंट है, ट्रांसफरली इंसर्टेड है। ऑल द लीव्स आर अलाइक इन शेप एंड साइज। और जो यहाँ प्लांट मिला था जो इंडिया में मिला था कैलोब्रायम का, कैलोब्रायम इंडिकम, उसमें ये खास बात थी कि उसमें शेप और साइज एक था, जबकि बाद में हमने ये देखा है कि हैप्लोमीट्रियम में साइज और शेप एक नहीं है। समटाइम्स वन रो में भी रिलेटिवली स्मॉल। और कभी कभी क्या था कि एक रो, जैसे 3 रो इसमें बन रही हैं तो उसमें एक रो जो है वो कभी कभी स्मॉल हो गई थी, बाद में ये पर्टिकुलर करेक्टर बन गया। तो शुरू में ये देख तो लिया था लेकिन बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें लीव जो है वो कैसी होती हैं, एक सी नहीं होती, स्मॉलर और बिगर दोनों तरह की पाई जाती हैं। द लीव्स आर जनरली यूनिस्टेटोस बट समाइम मे बी बाइस्टेटोस एट द बेस। तो यूजुअली तो क्या यूनिस्टेटोस हैं, एक ही लेयर में सेल्स होती हैं, लेकिन नीचे की तरफ जो है कभी कभी बाइस्टेटोस हो जाती हैं और इसमें मिडरिब नहीं होती, इंपॉर्टेंट है। तो ये लीव्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इसमें किसी में भी कोई मिडरिब जैसी चीज़ नज़र नहीं आएगी आपको। ये एक पूरा जब हम बनाते हैं, ये इंडियन स्पीशीज़ है कैलोब्रायम की मिली थी, ये उसी पेपर का फिगर है जो कि पब्लिश किया गया था उदार और कुमार के द्वारा। ये देखिए आप, कुमार और उदार, ये वहीं से ड्राइंग ली गई, इन्होंने जब बनाया था तब इसी तरह से बना दिया था। तो इसमें ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये इसका नीचे का राइजोमेटस एक्सिस है, ये इसका इरेक्ट एक्सिस है। तो ये हेट्रोट्राइकस नेचर आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर भी दिख रहा है। और ये इसमें जो पेरिकिट या एंथ्रीडिया बन रहे थे और ये पेरिगोनियल लीफ है, ये एंथ्रीडिया हो गए, ये कैप्सूल इसमें जो दिख रहा था हमको। और इसी तरह से इसमें अगर सेक्शन काट रहे थे तो सेक्शन काटने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था। तो ये तो बात हो गई कि अगर लीफ का हम सेक्शन बेस से काटें तो यहाँ पर हमें 2 लेयर, एक ये मिल रही है एक ये मिल रही है। तो जो बाइस्टेटोस की बात थी वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये किया हुआ काम है, ये कहीं ऐसा नहीं कि फिगर इगर बना लिया, कैमरा लुसिडा से ये सब डायग्राम ड्राइंग बनाई जाती हैं। गेमेटोफाइट के बारे में और आगे देखें तो राइजोइड जो है वो एब्सेंट होते हैं। प्लांट बॉडी डेंसली कवर्ड विद कोपियस अमाउंट ऑफ म्यूसिलेज, म्यूसिलेज इसमें पाया जाता है। और इसमें पेपिली होती हैं, तो एक्सिस एक्सिस जो है उसमें पेपिलेट है और उससे म्यूसिलेज निकलता रहता है। तो ये बात हो गई। अगर हम गेमेटोफाइट के कंटिन्यूएशन में बात करें तो ये हो गया। और पेपिली यहाँ पर 2 से 3 सेल होती हैं, ये भी एक थोड़ी बहुत याद रखने वाली चीज़ है, हालांकि कोई बहुत इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये प्लांट आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, बहुत लंबा नहीं होता, छोटे ही प्लांट होता है। एक प्लांट आप देखें तो इस तरह से आपको इधर भी लीफ दिख रही है, इधर दिख रही है, इधर दिख रही है, रेडियल सिमेट्री हो गई, नीचे कोई राइजोइड नहीं होता। और ये जो जा रही है एक्सिस, इसी को कहते हैं राइजोमेटस एक्सिस, जो कि प्रोस्टेट होती है।
स्टेम इज इंटरनली डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर कॉर्टिकल और इनर मेडुलरी, जैसा कि सभी में होता है। द कॉर्टिकल सेल्स आर लार्ज, कॉर्टिकल सेल जो है वो लार्ज हैं, पेरेन्काइमेटस हैं और स्टार्च ग्रेन से भरी होती है। मेडुलरी सेल जो है वो छोटी होती हैं। तो अगर आप सेक्शन बनाएंगे तो ये बाहर की, ये तो मेडुला वाला हो गया, इसमें छोटी सेल्स बनेंगी और बाहर की सेल्स ये बड़ी बड़ी बनेंगी। तो ये कॉर्टिकल हो गया, ये मेडुलरी हो गया। यहाँ का सेक्शन अगर आप काटेंगे तो ऐसा ही आपको नज़र आएगा। ग्रोथ जो होती है वो जैसे कि होती है पिरामिडल एपिकल सेल से होती है, 3 कटिंग फेजेस से होती है। तो उसको अगर हम डायग्राम बना के दिखाना चाहें तो ये हो जाता है 1 फेज, 2 फेज और 3 फेज। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो फ्लैटेंड एपिकल पोर्शन पे होते हैं एक्सिस के, और यहाँ पर लीव जो है क्लोजली अरेंज हो जाती हैं और उनका साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये एक कॉमन करेक्टर ब्रायोफाइट का होता है, सभी में ऐसा ही होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी पत्तियाँ बड़ी हो गई हैं और ये यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं। तो जहाँ पर ग्रो कर रहे हैं उसके चारों तरफ की पत्तियाँ साइज में बड़ी हो जाती हैं और नीचे की पत्तियाँ छोटी रहती हैं। तो अब बात करेंगे सेक्सुअलिटी की यहाँ पर। और सेक्सुअलिटी के बेस पर ही एप्लोमीट्रियम और कैलोब्रायम में कभी विवाद था कि एक में एक्रोगाइनस होता है, एक में एनएक्रोगाइनस होता है। और बाद में फिर ये विवाद सुलझ गया और सारे के सारे प्लांट अब जो कैलोब्रायम भी थे वो हैप्लोमीट्रियम में ही आ गए हैं। तो अब कोई विवाद नहीं है। तो जितना भी हम पढ़ें, कहीं भी हम कैलोब्रायम देखें तो इसका मतलब वो पुराना डेटा है, और नए के मुताबिक जो रिसेंट अभी ये बदलाव हुआ है इसमें सब हैप्लोमीट्रियम में चले जाते हैं। तो प्लांट डायोसिस होते हैं और वो एक्रोगाइनस भी हो सकते हैं, एनएक्रोगाइनस भी हो सकते हैं। तो मेल प्लांट अलग मिलेगा, फीमेल प्लांट अलग मिलेगा। और एक्रोगाइनस जब थे तो कैलोब्रायम में रख दिया गया था, लेकिन अभी क्या है कि अभी हम ये कह सकते हैं कि मे बी एक्रोगाइनस और एनएक्रोगाइनस, और सिर्फ क्या होगा, हैप्लोमीट्रियम ही होगा। द ऑन्टोजनी ऑफ बोथ द सेक्स ऑर्गन इज सेम एट द अर्ली स्टेजेस। जो डेवलपमेंट है ऑन्टोजनी है दोनों ही, चाहे मेल हो, मतलब मेल फीमेल की बात करें, और दोनों में हमने देखा कि कैलोब्रायम में भी देखा लोगों ने, हैप्लोमीट्रियम में भी देखा, तो वो भी सेम थी। तो इस वजह से ये लगा कि भाई इसको अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत छोटा सा अंतर था, वो भी कुछ वक्त तक रहा कि एक्रोगाइनी एनएक्रोगाइनी की बात हुई, और जैसे ही हैप्लोमीट्रियम में दोनों ही स्टेज मिल गई तो उसके बाद ये डिफरेंस भी ख़त्म हो गया और सिर्फ हैप्लोमीट्रियम ही रह गया। तो यहाँ पर आप ये इसके एंथ्रीडिया देख सकते हैं, जो ये ऑरेंजिश कलर के आपको दिख रहे हैं। ये इसमें एंथ्रीडिया के आपको पोर्शंस नज़र आ रहे हैं, जो कि चारों तरफ इसमें पेरिगोनियल लीफ है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है बिल्कुल टॉप पर, और सारे प्लांट ये मेल प्लांट है। यहाँ पर भी आपको थोड़े से धुंधले एंथ्रीडिया नज़र आ रहे हैं। एंथ्रीडिया शॉर्ट स्टॉक होता है इसीलिए बाहर तक नहीं निकल पाए। स्फेरिकल दिख ही रहे हैं, ओवाइड होते हैं, एंथ्रीडल बॉडी। तो ये इसमें एंथ्रीडल बॉडी जैसे किसी भी ब्रायोफाइट में एंथ्रीडियम होता है वैसे ही होगा, छोटा सा स्टॉक होगा, जैकेट लेयर होगी, जैकेट लेयर के अंदर एंडोसाइट का मास होगा जो कि स्पर्मेटोजोइट्स को बना देगा। आर्चिगोनिया को देखें तो आर्चिगोनिया लॉन्ग ट्विस्टेड नेक होती है और 4 रो ऑफ सेल्स हैं। जैसे एक दिन मैं बता रहा था कि नेक के जो नंबर हैं सेल्स के वो देखना होती है, तो 4 रो है यहाँ पर। ये किसी किसी में 5 होते हैं, 6 होते हैं, कभी कभी 8 तक हो जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर एक ये स्टेबल करेक्टर है कि 4 रो ऑफ सेल्स हैं। और फिर जैकेट होती है, 16 से 20 नेक कैनाल सेल्स होती हैं, एंड स्लाइटली वाइडर हेक्सागोनल वेंटर होता है। बायोस्टेटोस जैकेट होती है। इसमें ये भी चीज़ है कि बायोस्टेटोस से प्रोटेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। कब, जब मेच्योर हो जाता है। तो ये जो 4 रो सेल्स हैं इसका मतलब ये है कि भाई जो 16 से 20 नेक कैनाल सेल हो गई, तो इसमें अगर हम बनाएंगे तो ये हम नेक कैनाल सेल पहले बनाएं, ये आपको 16 से 20 बनानी पड़ेंगी। तो ये हम इस तरह से 16 सेल्स बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और अब इसमें चार तरफ से एक एक रो आएगी। एक रो ये आ गई सेल्स की, एक रो ये आ गई, एक इसके पीछे जाएगी, एक इसके पीछे आएगी, इसके आगे आएगी, तो ये 4 हो गई। तो इनको घेरने वाली सेल्स कितनी है, 4 हो गई।
ये कितनी हो गई, 16 से 20 हो गई। उसके नीचे ये वेंटर आ गया, वेंटर में एग हो गया, और उसके ऊपर ये वेंटर कैनाल सेल हो गई। तो ये आर्चिगोनियम का इस तरह से सारा कुछ हो जाता है। अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो 16 से 20 नेक कैनाल सेल, 4 रो ऑफ सेल्स हैं जो कि इसको ढकी रहती हैं चारों तरफ से, और थोड़ा थोड़ा ये हेक्सागोनल होता है शेप में। बायोस्ट्रक्चर जैकेट होती है मैच्योरिटी पे। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपको ये थोड़े से येलोइश दिख रहे हैं, ये वाले पोर्शन जो है ये आर्चिगोनल हेड है। और यहीं से जब ये फर्टिलाइज हो जाएंगे तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि कैप्सूल निकल के आ रहे हैं, जैसे ये आ रहा है। और यहाँ पर अभी ये डेवलपिंग स्टेज है। तो जैसे आर्चिगोनिया है वैसे ही एंथ्रीडिया में भी थोड़ा सा हल्का सा रंग जो है वो बता देता है कि यहाँ पर किस टाइप की चीज़ है। वो ब्लैक दिखे, ब्राउन दिखे, तो वो तो कैप्सूल है ही है। स्पोरोफाइट की बात करें तो बहुत करेक्टरिस्टिक है। स्पोरोफाइट डिस्टिंक्ट फुट होता है, लॉन्ग मैसिव सीटा है, और सिलेंड्रिकल कैप्सूल है जो कि इसका करेक्टर है, सिलेंड्रिकल कैप्सूल। तो ये आपको सिलेंडर टाइप का कैप्सूल नज़र आ रहा है। ये मैसिव सीटा आपको दिख रहा है, बहुत मोटा थिक, लगभग कैप्सूल के बराबर का ही, तो इसको कहते हैं मैसिव। और फिर इसमें फुट भी ठीक ठाक होता है, जो थोड़ा थोड़ा सा बाहर आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ फुट भी है। कैप्सूल, सिर्फ कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल जो है यूनिस्टेटोस जैकेट होती है, सिर्फ एपिकल पोर्शन पे, वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वहाँ से रिलीज होना होता है स्पोर्स को। द सेल्स हैव लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेड रिंग लाइक थिकनिंग, और सेल्स जो है वो रिंग लाइक थिकनिंग इसमें मिलती है। एक स्लाइड आपको याद हो जो पीछे मैंने दिखाई थी, जहाँ पे लाइन ड्राइंग थी और वहाँ पर ब्लैक कलर की थिकनिंग भी हमें नज़र आ रही थी। तो ये बात हो गई कैप्सूल की, सिर्फ इतने हिस्से की। तो ये बाहर की जो कैप्सूल वॉल है इसमें थिकनिंग भी होती है, पूरी की पूरी जो है ये कवर होती है जैकेट लेयर से, यूनिस्टेटोस, और सिर्फ यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो हल्का होता है, ताकि जो रिलीज़ है वो हो सके, जो स्पोर्ट्स इसमें बनते हैं, स्पोर्ट्स और रिलेटर वो। स्पोरिलेटर की बात करें जो इसके अंदर का सारा मटेरियल है, तो इस तरह के आप ये देख रहे हैं, स्पोर दिख रहे हैं, ये लेटर दिख रहे हैं। तो इसी तरह के रिबन ट्रम्पट शेप के टाइप के हैं, और इसमें ये दो दो थिकनिंग मिल रही है आपको। और एंड जो है इनके टेपरिंग होते हैं, तो एंड जो है वो इस तरह से टेपर कर जाते हैं। स्पोर्स स्मॉल है, इलेटर लॉन्ग टेपर्ड होते हैं। कैप्सूल डेसिव 4 वॉल, कैप्सूल वॉल जो है वो चार, जो कैप्सूल है वो 4 वेल्व में खुल जाता है। तो इसमें लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है, जिसकी वजह से अगर ये कैप्सूल हम ऐसे बना लेंगे सिलेंड्रिकल टाइप का कैप्सूल, तो ये जब खुल जाएगा तो इसमें 4 होंगे, एक इधर खुलेगा, एक इधर खुलेगा, एक इधर खुलेगा, और एक इधर खुलेगा। तो ये 4 वेल्व इसमें यहाँ पर दिखते हैं, और यहाँ पर फिर ये सीटा आ जाएगा। फाइलोजेनी बहुत ये कभी बवाल का कारण रहा, ब्रायोलॉजिस्ट बहुत इसमें लड़ते झगड़ते रहे आपस में। तो फाइलोजेनी क्या है कि कैलोब्रायल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रिमिटिव और एडवांस करेक्टर दोनों देखते हैं, लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसको हम प्रिमिटिव मान के ही पढ़ते हैं, हालांकि इसमें एडवांस करेक्टर भी हमें मिल जाते हैं। इट सीम्स टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम एवोल्यूशनरी लाइन फ्रॉम दी जुंगर मैनुअल्स, और ये माना जाता है कि जुंगर मैनुअल्स जिसमें कि सब ये प्रोलेनिया और पोरेला लिजूनिया ये सब आते हैं, सेम लाइन से ओरिजिनेट हुआ एवोल्यूशनरी। और फिर जो है इसमें थोड़ा बहुत सेग्रीगेशन जो है वो हो गया, और एक लाइन अलग से चल गई जिसमें थोड़े करेक्टर बदल गए, तो एक तरफ कैलोब्रायल्स बन गया और एक तरफ कैलोब्रायल्स बन गए, जिनको हम अभी हैप्लोमीट्रियल्स कह रहे हैं, और एक तरफ जुंगर मैनुअल्स बन गए। तो शुरू एक ही जगह से हुए, ये लाइन कुछ देर तक सही चलती रही, एक साथ चलते रहे, ये इधर चले गए, फिर ये इधर चले गए। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन ऑफन प्लेस्ड अलॉन्ग विद जुंगर मैनुअल्स बाय अर्लियर, इसीलिए जो है बहुत से जो वर्कर्स थे उन्होंने इसको जुंगर मैनुअल्स के साथ ही रखा था, और अलग से हैप्लोमीट्रियम या फिर पुराना कैलोब्रेल्स ऑर्डर नहीं दिया था। किसको? कैलोब्रैम या हैप्लोमीट्रियम। हाउएवर अब कुछ इसमें डिस्टिंक्ट करेक्टर तो हैं ही हैं इसके अपने, तभी अलग ऑर्डर दिया गया। अलग ऑर्डर बिना डिस्टिंक्टिवनेस के तो नहीं दिया जा सकता। तो क्या डिस्टिंक्ट करेक्टर है? ऑन्टोजेनी एंथ्रीडियम की, इसकी बहुत स्पेशल है। स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम, इसमें क्या है, 4 रोज ऑफ सेल्स हैं, जो मैंने बोला था कि ये याद रखिएगा, ये भी और कहीं नहीं मिलता, इसी में मिलता है। सिंगल लेयर कैप्सूल वॉल विद एनुलर थिकनिंग, कैप्सूल वॉल सिंगल लेयर है लेकिन एनुलर थिकनिंग पाई जा रही है, ये भी इसका अपना एक बहुत अच्छा करेक्टर है, पिक्यूलियर करेक्टर है। अबंडेंट म्यूसिलेज, म्यूसिलेज खूब कायदे से इसमें भरा होता है।
हेट्रोटाइकस नेचर ऑफ प्लांट, प्लांट जो है हेट्रोटाइकस नेचर का होता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों। एब्सेंस ऑफ राइजॉइड, राइजॉइड्स नहीं होते हैं। तो ये वो करेक्टर हो गए जो कि बहुत डिस्टिंक्टिव है। इसके अलावा एक्रोगाइनस और एनेक्रोगाइनस कंडीशन दोनों ही मिल जाती है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों ही मिल जाती है, जबकि आगे हम देखते हैं तो एक्रोगाइनी और एनेक्रोगाइनी दोनों किसी एक ऑर्डर में मिल जाए ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको प्रिमिटिव मान लेंगे, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि करेक्टर कोई इधर उधर चल रहा है, वॉबलिंग कर रहा है, कभी ये हो रहा है कभी ये हो रहा है, तो जो इस तरह की अगर हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी अगर किसी चीज़ को नहीं मिली है तो वो प्रिमिटिव है, और इसी वजह से इसको हम प्रिमिटिव मान लेते हैं। अदरवाइज़ इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही एडवांस हैं, जैसे ऑन्टोजोनी एंथ्रीडियम की, वो काफ़ी अच्छी एडवांस टाइप की होती है, जो कि और दूसरे ब्राफाइट से थोड़ी सी अलग होती है, कि इसमें जो डेवलपमेंट है सीटा का वो अचानक बाद में होता है, पहले नहीं होता। तो इस तरह से इसके जो करेक्टर्स हैं जो कि इसके बहुत डिस्टिंक्ट हैं, उनकी भी बात हो गई। एक और चीज़ आती है कि द इरेक्ट हैबिट प्रेवेलेंट इन ऑर्डर कैलोब्राइल्स, assume a prostate habit during the course of evolution, resulting into dorsiventrality, and the gametangial position becomes stabilized, forming two distinct group of metzerials representing an acrogynous condition and जुंगर मैनियल, जहाँ पर एक्रोगाइनस कंडीशन होती है। तो ये क्या हुआ कि जैसे एक ये मेटजीरियल्स ऑर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक है जुंगर मैनियल्स ऑर्डर। इन दोनों ऑर्डर को एक दूसरे से अलग करने में क्या है कि एक तो जो मेटजीरियल्स है ये तो थैलॉइड फॉर्म होते हैं, जुंगर मैनियल से लीफी फॉर्म होते हैं। साथ ही साथ जो इनमें कंडीशन होती है आर्चिगोनियम की, वो क्या है, मेटजीरियल्स की बात करें तो उसमें एनेक्रोगाइनस कंडीशन मिलती है, मतलब बिल्कुल जो टॉप है उस पे नहीं होता, जबकि जुंगर मैनियल से वहाँ पर एक्रोगाइनस ही मिलती है और इसमें कोई परिवर्तन हमें फर्दर नहीं मिलता। तो ये एकदम स्टेबल करेक्टर होते हैं। तो जुंगर मैनियल्स ऑर्डर में बात करी जाए तो एक्रोगाइनस कंडीशन है, और मेटजीरियल्स की बात करी जाए तो नेक्रोगाइनस कंडीशन है। अब यहाँ पर जो कैलोब्रायल्स है इसमें दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, एक्रोगाइनी भी मिल जाती है और एनेक्रोगाइनी भी मिल जाती है। तो फिर क्या हुआ कि ये माना गया कि इसमें ये बेसिकली क्या था, लीफी की तरह चल रहा था, मतलब जुंगर मैनियल्स की तरह चल रहा था। लेकिन फिर क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा इवोल्यूशन के दौरान हो गया कि इसमें दोनों ही हैबिट बन गई। क्योंकि हम अगर मेटजीरियल्स की बात करें तो यहाँ मेटजीरियल्स में जो है वो प्रोस्टेट हैबिट होती है और जुंगर मैनियल्स में इरेक्ट हैबिट होती है। तो एक तो गुण ये हो गया कि जो डेवलपमेंट है एनेक्रोगाइनस और एक्रोगाइनस वो भी दोनों मिल रहे हैं इसमें, कैलोब्रायल्स और अभी का एप्लोमेट्रियम। और दूसरा ये कि जो इसमें हम बात कर रहे हैं कि प्रोस्टेट और इरेक्ट ये अलग अलग होता है, आगे हम देखें मेटजीरियल्स में प्रोस्टेट है, जुंगर मैनियल्स में इरेक्ट है, लेकिन इसमें वो दोनों मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में फिर ये हो गया कि कनेक्टिंग लिंक है, एवोल्यूशन में दौर चल रहा था, चीज़ें बन रही थी और बीच में एक ऐसी लाइन बन गई जिसने दोनों को अपने साथ रखा। तो उसमें जो हैबिटेट है, जो इसकी हैबिट है वो प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों है, प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों है, और साथ ही साथ एक्रोगाइनी और एनेक्रोगाइनी ये भी रिटेन कर लिया। तो ये माना जाता है कि भाई कनेक्शन है ये किसके बीच में, मेटजीरियल्स के बीच में और जुंगर मैनियल्स के बीच में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जब कैलोब्रायल्स की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर कभी भी फाइलोजेनी आएगी तो हम ये बात दे सकते हैं कि इसमें दोनों चीज़ें, ये दो ऐसे करेक्टर हैं जो कि हमें दिखाते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट टाइप की फॉर्म है। अब रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी इसकी ये भी इंटरेस्टिंग है और बहुत पिक्यूलियर टाइप की है। तो पिक्यूलियर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पोरेंजिया तो बहुत सी बनती है, लार्ज नंबर स्पोरेंजिया बनती हैं और उसमें भी स्पोर्स भी ढेरों बनते हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर आउटपुट होता है। लेकिन स्पोर से जो थैलस बनने की जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत पुअर है, वेरी पुअर कन्वर्जन रेट। तो जो कन्वर्जन रेट है कि स्पोर तो बन गया और बहुत से बन गए, लेकिन अगर हम देखें कि स्पोर से बनने वाले थैलस कितने हैं तो वो बहुत कम होते हैं, वेरी लो। तो ये कन्वर्जन रेट इसका बहुत कम है, और ये इसकी एक बहुत ख़ास बात हो जाती है कि जो रेट ऑफ कन्वर्जन है कि स्पोर का थैलस में रेट बनने का रेट वो बहुत कम है, आउटपुट के मुकाबले अगर हम प्लांट देखें तो बहुत मामूली मिलते हैं। और इसी वजह से इसमें जो ग्रोथ है वो वेजिटेटिव ज़्यादा देखने को मिलती है, और इस तरह के स्पोर से अगर बनती हुई ग्रोथ है तो वो हमें नहीं मिलती है। तो इसलिए क्या होता है कि जर्मिनेशन जो है ये माना जाता है कि बहुत पुअर है। ठीक है। तो अब ये लाइन आप देख सकते हैं, देयर आर स्ट्रे एग्जाम्पल ऑफ जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इन ऑर्डर, इन दिस ऑर्डर। ये मतलब बहुत ऐसा है कि जर्मिनेशन बहुत ही कम मिला है, स्ट्रे है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि स्पोर जर्मिनेट कर जाएं। तो स्पोर में जर्मिनेशन की
कोई ज़्यादा टेंडेंसी नहीं होती। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसका। और इसी वजह से ये माना जाता है कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज़्यादा करता है और इसकी जो पॉपुलेशन होती है वो क्लोनल होती है, क्योंकि जो वेजिटेटिव है उसमें कोई गैमीट्स का जो है वो आदान प्रदान ऐसा नहीं होता, और उसकी वजह से मियोसिस वाली जो स्टेज है वो नहीं आती वहाँ पर, और जो उसकी क्लोनल पॉपुलेशन है वो रिटेन करती है बहुत वक्त तक। और ये कैसे होते हैं? या तो इसमें प्रोफ्यूजली ब्रांच राइजोमेटस एक्सिस है, यही पेरिनेटिंग बॉडी की तरह काम करती है और ये नए प्लांट बना देती है अगले अच्छे सीज़न में, या फिर जेमा बन जाते हैं कुछ में। और कहाँ कहाँ पे बनते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ग्लोबोस होते हैं, स्टॉक होते हैं, और जो थैलस जो पत्तियाँ जो गेमेटोफाइट है, मतलब यहाँ पत्तियाँ ही हुई हैं, स्टेम हुआ, उनके अपेक्स के ऊपर ये बन जाते हैं और इन्हीं से ग्रोथ होती है। तो बेसिकली स्पोर आउटपुट बहुत होने के बावजूद भी इसमें हमें स्पोर से ग्रोथ नहीं मिलती, पॉपुलेशन हमें क्लोनल मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इसमें राइजोमेटिक एक्सिस, उससे भी जो बनेगा बिल्कुल अपने पहले जैसे प्लांट की तरह होगा, जिमा से भी जो बनेगा ये भी पहले जैसे प्लांट की तरह होगा, तो इसमें कोई वेरिएशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। अब एक ये फिगर देख लीजिए, हैप्लोमीट्रियम डेंटेटम, जिसका अ, पुराना नाम इसका था कैलोब्रायम डेंटेटम, जो दिया था डी कुमार और उदार साहब ने। तो उदार साहब और डी कुमार ने ये नाम दिया था कैलोब्रायम डेंटेटम। फिर जे जे एंगल ने इसको रिवाइज करके इसका नाम रख दिया हैप्लोमीट्रियम डेंटेटम, क्योंकि एक्रोगाइनी और नेक्रोगाइनी जिस पर ये अलग अलग किए गए थे, वो बात फिर आगे चलकर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि एक ही प्लांट, एक ही हैप्लोमीट्रियम में एक्रोगाइनी भी मिल गई और एनेक्रोगाइनी भी मिल गई। तो जो कैलोब्रायम का डिवीजन का चक्कर था कि इन दोनों को हमने एक्रोगाइनी या एनेक्रोगाइनी के बेस पर अलग अलग किया था, वो चीज़ ख़त्म हो गई। इसी वजह से अब ये सिनोनिम हो गया कैलोब्रायम डेंटेटम, जो कुमार और उदार ने ढूंढा था। ये इसका फिगर है जो पब्लिश हुआ था। रेफरेंसेस जो, मतलब ये वो चीज़ें हैं जहाँ से ये सारा कुछ आपके लिए मैंने तैयार किया है। तो मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ these sites which are very helpful in preparation of this presentation. So that is all for today. Thank you.